हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते, आज सुबह में वीडियो नहीं बनी है, शाम को वीडियो बनी है। 26 जुलाई आज है और आज की करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे जो आज पढ़ना था सुबह में, लेकिन किसी कारणवश वीडियो नहीं बन पाई, तो आज शाम को ये हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, कल से टाइम पर आपको वीडियो मिलेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज 26 जुलाई के करंट अफेयर को, लेकिन वही पुराना सेगमेंट अपना रिवीजन का एक दिन पहले का। कल हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 82वें स्थान पर आ गया है और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो जारी हुई है इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के बीच में बताया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए कुल 2,65,200 करोड़ रुपए के आसपास में आवंटित किया गया है। फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ केवी सुब्रमण्यम को बनाया गया है। आईआरसीटीसी कंपनी जो है इसने मिनी रत्न कैटेगरी ए के रूप में अपने आप को अपग्रेड किया हुआ है, भारत सरकार के द्वारा से किया गया है। रोटेक्स चैलेंज जीतने वाली पहली महिला रेसर बन गई हैं अतिका मीर, श्रीनगर की हैं। और अभी हाल ही में नाइजीरिया के फॉलो डेविड ने दुनिया की सबसे बड़ी हस्तकला चित्र बनाया है। प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में भारत जो है ये तीसरे स्थान पर आ गया है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद। ठीक है, ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से। कल की वीडियो में आपने इसको डिटेल में पढ़ा था, आज आपने वन लाइनर के रूप में रिवीजन किया। अब हम लोग आगे आज की डिटेल करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप फ्री में एमजेटी ऐप से प्राप्त कर सकते हो। हमारे पेड कोर्सेज और ई बुक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों आज 26 जुलाई है और आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। कारगिल विजय दिवस हम लोग कारगिल वार के जीत के अवसर पर उसकी वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। इस बार यानी कि 2024 में हम लोग 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, क्योंकि कारगिल विजय दिवस या कहें कि कारगिल युद्ध हम लोगों ने जीता था 26 जुलाई 1999 को। ठीक है ना, तो एक साल उधर का ले लो, 24 साल इधर का, तो 25वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये द्रास में गए थे कारगिल युद्ध स्मारक पर, वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में 8 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 के बीच में युद्ध चला था। कारगिल में 3 पीक पर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को हराया था। अगला यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस हैं, हम लोग रिवीजन किए थे अभी हाल फिलहाल में, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। हर तीसरे दिन मैं आपको दिवस का रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है ना, तीसरे दिन मतलब जब तीसरी बार आएगा दिवस तब। आगे बढ़ते हैं। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 2034 में विंटर ओलंपिक दोस्तों खेले जाएंगे साल्ट लेक सिटी, अमेरिका में। अमेरिका के उटाह में स्थित है साल्ट लेक सिटी। ठीक है, यहाँ पर शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक होंगे। कंफ्यूज मत होना, अभी जो पेरिस में शुरू हुआ है, ठीक है ना, पेरिस में जो चल रहा है, पेरिस में जो कल से शुरू होगा वो होगा समर ओलंपिक। ठीक है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो होगा पेरिस वाला, ये विंटर ओलंपिक की बात हो रही है, शीतकालीन ओलंपिक की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो ये 2034 में होगा, कहाँ पर? अमेरिका के साल्ट लेक सिटी में। उटाह में ये स्थित है अमेरिका में। जैसे अपने यहाँ राज्य होते हैं उसमें जिला होता है, वैसे यहाँ पर उटाह जो वहाँ पर स्टेट है उसके साल्ट लेक सिटी में आयोजित होगा। अच्छा, इसकी घोषणा भी कहाँ पर की गई? पेरिस में ही इसकी घोषणा की गई। वहाँ पर ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक थी, उसी में ये घोषणा की गई है 142वें सत्र में। तो इससे पहले क्या किया हुआ है ये? बिल्कुल, इससे पहले भी एक बार आयोजन कर चुका है 2002 में। 2002 में विंटर ओलंपिक्स ये आयोजित कर चुका है यूएसए का उटाह। ठीक है, और अभी दोबारा से 2034 में करेगा अगला वाला। वोटिंग होती है बाकायदे, वोटिंग में जिसको ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं, ज्यादा वोट मिलते हैं, वो जीतता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष है थॉमस बाक। ठीक है, ओलंपिक पर वीडियो मैं आपको कल दूंगा और कल उस ओलंपिक की वीडियो में आपको ओलंपिक का सारा इतिहास और इस बार जो ओलंपिक हो रहा है उसमें क्या कुछ बातें हैं विशेष, उसको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी। आगे, हाल ही में कहां पर बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किया गया? तो देखिए, खान क्वेस्ट का आयोजन दोस्तों ये मंगोलिया में किया गया। मंगोलिया में खान क्वेस्ट हुआ। खान क्वेस्ट एक्चुअली में भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला सैन्याभ्यास है और ये हर साल होता है।
पिछली बार भी मंगोलिया में हुआ था, इस बार भी मंगोलिया में ही हो रहा है। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मंगोलिया में आयोजित हो रहा है। इस बार 21वां इसका संस्करण है, ये बात ध्यान रखना। 21वां संस्करण है, 27 जुलाई से शुरू होगा, यानी कल से शुरू होगा और 9 अगस्त तक ये चलेगा। ओके, 2003 से आयोजित कर रहे हैं इसको हम लोग। यहाँ पर कुछ और सैन्याभ्यास हैं, उनको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे पिच ब्लैक, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ये अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। बिरलेस्टिक बहुराष्ट्रीय है, कजाकिस्तान में हुआ। और नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया के बीच में, देखिए इसको भी ध्यान रखना, नोमैडिक एलिफेंट भी ध्यान रखना, खानक्वेस्ट भी ध्यान रखना। अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड में है और थाईलैंड में आयोजित हुआ, भारत थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री। रिम्पैक, ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और बताया जाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, रिम्पैक। ठीक है ना, अमेरिका में हुआ। होपेक्स भारत और मिस्र में हुआ, मिस्र के बीच हुआ, मिस्र में, इजिप्ट में। तरंग शक्ति भारत ने आयोजित कराया, बहुराष्ट्रीय था, मल्टीनेशनल था। जिमेक्स भारत जापान के बीच होता है, जापान में हुआ। अगला, हाल ही में किस बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों अभी इंडस इंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है। रेसल फॉर ग्लोरी बेसिकली जो युवा रेसलर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके खर्चे उठाने के लिए, उनको फंड देने के लिए, एक प्रकार से कहें कि एक स्कॉलरशिप टाइप का ये प्रोग्राम है। ठीक है ना, तो वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाएगी पूरे भारत से टॉप 50 ऐसे महिला कुश्ती एथलीट्स को। ठीक है, तो इसको इंडसइंड बैंक जो है ये इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ मिल करके आयोजित कर रहा है। तो इंडस इंड बैंक, रेसल फॉर ग्लोरी, याद रखना। इंडस इंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ हैं सुमंत कथपालिया। अगला, हाल ही में किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 में अपना पहला F1 खिताब जीता? तो हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है दोस्तों इस बार ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्कर पियास्त्री जो है ये अपना पहला हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीत रहे हैं अपनी लाइफ का। ठीक है ना, तो ये है ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने जीत लिया है हंगरी ग्रां प्रिक्स F1 रेस। मैकलॉरन कंपनी के ये ड्राइवर हैं, जैसे आप सुनते हो मर्सिडीज के हैं लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना, उसके बाद रेड बुल के आपके मैक्स वर्स्टेपन दिख जाते हैं, ऐसे ही मैकलॉरन कंपनी के ड्राइवर हैं ऑस्कर पियास्त्री। ठीक है, अच्छा, ये एकलौते ऐसे ड्राइवर हैं जो फार्मूला रेनाल्ट, फार्मूला 3 और फार्मूला 2 ये सब भी जीते हुए हैं इसी सत्र में। जैसे ये फार्मूला 1 है, ऐसे ही फार्मूला 2 होता है, फार्मूला 3 होता है, फार्मूला रेनाल्ट होता है, मतलब इसके नीचे की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है ना, फार्मूला 1 सबसे टॉप वाला होता है। तो इस सबको भी लगातार ये जीते हुए हैं और लगातार जीतते जीतते ये जीतना, ये एक खास उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति भवन के अभी 2 हाल का नाम बदला गया है। 2 हाल में एक है दरबार हाल, एक है अशोक हाल। ठीक है ना, तो दरबार हाल का नाम बदल करके अब गणतंत्र मंडपम कर दिया गया है, या कहें गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। और जो अशोक हाल था उसका नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। देखिए दरबार हाल एंड अशोक हाल का नाउ रीनेम कर दिया गया है, इसका नाम बदल दिया गया है। ये दोनों हाल राष्ट्रपति भवन में है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर उस भवन में 2 हाल हैं जिनके नाम बदले गए हैं। ठीक है, दोनों हाल के नाम क्या क्या हैं इसको याद रखना, ये बदल दिए गए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है जो पिछली साल आया था और ये कई एग्जाम में बना भी आगे चल करके। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका भी नाम बदला गया था पिछली साल 28 जनवरी 2023 को, बताया था मैंने। तो उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिलेट करके क्वेश्चन कर लो ऐसे, संविधान पार्क, ठीक है ना, संविधान पार्क जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर उद्घाटन किया था? तो आप बताओगे जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में है कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन। अच्छा, एक संविधान पार्क अभी पुणे में भारतीय सेना स्थापित कर रही है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, लेकिन जो मेन वाला है वो जयपुर वाला है। ओके, चलिए अगला, हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये स्टैटिक के रूप में बन जाएगा, मतलब अभी तो करंट अफेयर है, आगे चल करके ये हमेशा के लिए स्टैटिक के रूप में आपको स्टोर मिलने वाला है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि भारत की पॉपुलेशन इतनी है, भारत में राज्य इतने हैं, भारत में वन क्षेत्र इतना है, तो ये वही वन क्षेत्र वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण ने अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया है कि भारत में अब वन क्षेत्र हो गया है 21.71%, जो कि एक काबिले तारीफ है।
तो इस पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब विश्व वाली रैंकिंग में मैंने बताया था कि भारत जो है, अभी वन लाइनर में मैंने रिवीजन भी कराया इसका, कि भारत जो है वन आच्छादन में तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, अभी वो रिपोर्ट भी मैं दिखाऊंगा। वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट थी। यहाँ पर इसको भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट, और इसमें भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से जो पब्लिश की गई है, भारत की स्थिति के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो बताया था, उसमें बताया था कि चाइना सबसे ज्यादा वन आच्छादित देश है, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे स्थान पर भारत है वन आच्छादन में। वन आच्छादन मतलब वन आवरण, कि किस देश में जैसे कि पूरा जमीन वाला स्थल है, जमीन वाला एरिया है, उसमें कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन है। ठीक है ना, जहां पर वृक्षावरण है, पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पर देखो, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये जो जारी की गई है, भारतीय वन सर्वेक्षण ने जारी किया है, एफएसआई ने जारी किया है। इसके अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र का ये हो गया है 21.71%। और ये 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि भी किया है 2019 से 2021 के दौरान। तो ये भी एक मतलब इसमें हर लाइन में डाटा है, यहाँ से पूछा जा सकता है। भारत में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश। मुझे याद है 2017-18 के आसपास, 19 के आसपास जब पढ़ा जाया करता था, तब मध्य प्रदेश को बताते थे, है ना, सबसे ज्यादा वाला। अभी देखो अब आंध्र प्रदेश हो गया, तो इसको आपको अपडेटेड रहना है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये 66,431 हेक्टेयर के साथ दूसरे पर, तीसरे पर असम है। और मैंने जो कल वाली रिपोर्ट बताई थी वो कहाँ है, वो भी यहाँ देख लो। इसमें बताया गया था वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कितने, कौन से स्थान पर है भारत, तो ये भारत तीसरे स्थान पर है। इसमें भारत का वन क्षेत्र बताया गया है 2,66,000 हेक्टेयर। हालांकि अब देखो, अब दोनों रिपोर्ट में आप कहोगे कि यहाँ पर 2,66,000 है सर, यहाँ पर बता रहे हो 7,13,000, दोनों का क्या मतलब हुआ। देखिए, दोनों रिपोर्ट अलग अलग होती है, पैमाने अलग अलग होते हैं। दूसरी बात यह है कि हो सकता है ये वृक्षावरण बताए हों। वृक्षावरण मतलब कि जहां जहां पर जितने जितने वृक्ष हैं, ठीक है ना, पेड़ है, और ये बताए हों कि नहीं वन क्षेत्र होना चाहिए, मतलब घोषित जो वन क्षेत्र है वो। वन क्षेत्र और पेड़ वाला मतलब क्या, जैसे आपके घर के सामने भी एक पेड़ है, तो आपका वो भी हो गया वृक्षावरण, कि हाँ यहाँ भी एक पेड़ है, 2 4 10 पेड़ की एक बगिया है, वो भी जोड़ लिया गया। लेकिन जो वन क्षेत्र हुआ, वो पूरा पूरा वन क्षेत्र मतलब कि जब कोई बड़ा बड़ा जो जंगल है, कोई नेशनल पार्क है, कोई ऐसा बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, उसी को काउंट किया गया हो। तो ये दो पैमाने हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ 2,66,000 दिख रहा है, वहां पर 7 लाख दिख रहा है। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये रिपोर्ट ध्यान रखनी है कि इस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है भारत, और उस रिपोर्ट में भारत में कौन सा राज्य किस स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं, तो स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं। अगला, हाल ही में किस देश के सैन्य प्रमुख मिन आंग ह्वाइंग, इनको वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो दोस्तों, मिन आंग ह्वाइंग जो है, इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है म्यांमार का। म्यांमार के अब ये कार्यवाहक होंगे राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि जो मेन राष्ट्रपति थे, जो सैन्य प्रमुख थे, वो अभी के टाइम पर बीमार हो गए। मतलब आप सोच कर देखो, इनको कुपोषण हो गया है, साइकोमोटर मदानता और कुपोषण से शिकार हो गए हैं मिंट स्वे। मिंट स्वे ये वही व्यक्ति है जो नोबेल पीस प्राइज विजेता आंग सान सूकी को उठा करके जेल में डाल दिया था और सैन्य तख्ता पलट किया था। मतलब ये सेना का जनरल था और इसने अपने राष्ट्रपति को जेल में डाल करके अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया था। तो आंग सान सूकी जो है वो जेल में थी, हालांकि अब निकल गई हैं, तो इनकी जगह पर ये बना था। अभी ये कुपोषण का शिकार हो गया है और अपने जो उपराष्ट्रपति को, जो उस टाइम पर उपराष्ट्रपति बने थे, उनको प्रमोट करके कह दिया कि आप लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद तब तक संभालो। ठीक है, तो ये अब सैन्य प्रमुख हो गए थे, जब उपराष्ट्रपति थे ये राष्ट्रपति बन गए थे। तो मिंग आंग स्वांग जो है अब बन गए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। म्यांमार में 2021 से ही सैन्य शासन चल रहा है, मतलब सैन्य तख्तापलट तभी हुआ था। आंग सान सूकी, ध्यान रखना, ये नोबेल पीस प्राइज विजेता भी हैं। अगला, हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो भारत ने अभी मिजोरम की राजधानी आइजोल में 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट इंडियाज 500 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो 90.0 FM, ये इसका नाम है, अपना रेडियो 90.0 FM। ठीक है, तो इसको IIMC आइजोल के परिसर में स्थापित किया गया है। भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल के परिसर में 25 जुलाई को इसका उद्घाटन किया अश्विनी वैष्णव जी ने।
ओके, ये सामुदायिक यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। भारत में अब ऐसे 500 स्टेशन हो चुके हैं। यहाँ पर मिजोरम के बारे में जान लो। मिजोरम भारत का पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। यहाँ पर स्थित है। आइजॉल राजधानी है। लाल दोहमा यहाँ पर करंट टाइम पर सीएम है। कम्हमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ पर नेशनल पार्क में बात करें तो फिंग फुई राष्ट्रीय उद्यान और मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है। 11 जिले हैं, 40 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। अगला, हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों अंजिक्य नाइक। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले अमोल काले का निधन हो गया था। अमोल काले T20 वर्ल्ड कप देखने गए हुए थे। पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और वो मैच अमेरिका में हो रहा था। याद होगा आपको, अब की T20 वर्ल्ड कप में उसी दौरान, उसी वर्ल्ड कप के बाद, उसी वर्ल्ड कप के दौरान इनको हार्ट अटैक आया और इनका निधन हो गया था। तो अमोल काले की जगह पर यहाँ पर अब आ गए हैं अंजिक्य नाइक। ठीक है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। बाकायदे चुनाव होता है, वोटिंग होती है और उसमें वोटिंग में इन्होंने 107 मतों से संजय नाइक को हराया है। कुल 335 में से 221 वोट इनको मिले हैं और इसके बाद ये बन गए अध्यक्ष। अब चूंकि ये सब बहुत कम उम्र के हैं इसलिए इनकी सबसे युवा कहा जा रहा है, ये अध्यक्ष बन गए हैं। ओके, चलिए, तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कीजिए और कल मिलेंगे फिर से टाइम से। और अगर आपको ई बुक वगैरह लेनी है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। सामान्य विज्ञान की ई बुक है, हाफ ईयरली ई बुक है और बहुत सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन वगैरह आ गए हैं तो आपकी क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू की जाएंगी। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें, अगर कल मैंने पूछा था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का आधिकारिक रेडियो प्रसारण पहली बार कब किया गया था? 1927 में किया गया था। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बन गई हैं। अब आज का आपको क्या बताना है, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके अलावा केंद्रीय बजट 2024-25 में शिक्षा के लिए कुल कितना धन आवंटित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, PDF आपको MGT ऐप पर भी मिल जाएगी। MGT ऐप पर आपको इसकी क्विज भी मिल जाएगी, तो आप क्विज भी लगा लेना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।